आज बात करते हैं कि यह दृष्टा क्या है। दृष्टा मन जिसको हम कह सकते हैं या दृष्टा भाव कह सकते हैं। कहते हैं ना कि दृष्टा भाव से देखना होगा, दृष्टा मन से देखना होगा। तो आज बात करते हैं कि यह दृष्टा क्या है। दृष्टा जिसको अंग्रेजी में हम ऑब्जर्वर कहते हैं, जो ऑब्जर्व करता है। दृष्टा जो चीजों को ऑब्जर्व करता है, ध्यान से देखता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। वह सब चीजों को रीड कर रहा है, सारी सूचनाओं को एकत्रित कर रहा है, सारे संकेतों को पढ़ रहा है। उसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। वो ऑब्जर्व कर रहा होता है दृष्टा भाव से। अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों में थोड़ी सी मुश्किल यह है कि आजकल हम अंग्रेजी का ज्ञान रखते हैं और अंग्रेजी में ऑब्जर्वर या ऑब्जर्व करना सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसका अर्थ कितना जानते हैं यह तो पता नहीं, शायद कम लोग जानते हैं। लेकिन दृष्टा बहुत पुराना शब्द है। हमारे धर्मशास्त्रों में दृष्टा को बहुत जगह इस्तेमाल किया गया है। दृष्टा बहुत मुख्य शब्द है, यह कह सकते हैं। तो दृष्टा का अर्थ होता है कि किसी भी दृश्य को दृष्टा भाव से देखना, यानी उसको ऐसे देखना कि आप उसको देखकर उसमें ही पूरी तरह से चले गए हैं, उसी में पूरी तरह से रुक गए हैं। आपसे उस दृश्य को देखते हुए कुछ बचा नहीं, आपने उसका इतने गहरे तरीके से निरीक्षण किया है। निरीक्षण। लेकिन हमें इस बात को बहुत गहरे में रखना होगा कि निरीक्षण के दौरान में और दृष्टा भाव से देखते वक्त हमारा मन काम न करे, मन स्थिर हो। यही बहुत बड़ा फर्क है जो लोग नहीं जानते। इसीलिए नहीं जानते क्योंकि वह अभी इस साधना से, इस प्रैक्टिस से परिचित नहीं है। उन्होंने यह साधना, यह प्रैक्टिस करी नहीं, इसलिए वो नहीं जानते। साधारण मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं। जो प्रैक्टिस करते हैं वह तो जरूर समझते होंगे कि दृष्टा क्या होता है। हालांकि करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वह समझते होंगे जो इससे रोज जूझ रहे हैं, रोज कर रहे हैं। लेकिन जो सिर्फ किताबी ज्ञान रखते हैं, उनके लिए दृष्टा भाव का अर्थ कुछ और हो सकता हो, या ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण, इन शब्दों का कुछ और अर्थ होता हो। लेकिन इसका गहरा अर्थ यह है कि जब मैं दृष्टा भाव से किसी दृश्य को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखता हूं तो मैं पूरी तरह से देखता हूं और मेरा मन किसी भी प्रकार का कोई कृत्य नहीं कर रहा होता है। मेरा मन किसी प्रकार से सूचनाओं को दे नहीं रहा होता है। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, आप किसी फूल को देख रहे हैं, आपने उस फूल को देखा, आपने सिर्फ फूल को देखा और आप उस फूल को देखते देखते उस फूल में ही, उस फूल की ही तरह हो गए। उस फूल में ही आप पूरी तरह से
आपकी चेतना चली गई है और आप फूल को देख रहे हैं। वहां मन नहीं, वहां मन आपको कोई सूचनाएं नहीं दे रहा है कि यह लाल फूल है, यह पीला फूल है। वह आपको कोई रंग नहीं बताता। फिर वह आपको यह नहीं कहता कि यह गुड़हल का फूल है, यह चमेली है, यह चंपा है, यह गुलाब है, यह गेंदा है। और फिर उसमें भी वैरायटी है कि गुलाब कौन सा वाला गुलाब है, छोटा गुलाब है, बड़ा गुलाब है, उसको हाइब्रिड किया हुआ है या वो बिना हाइब्रिड का है। दुनिया भर की सूचनाएं हो सकती हैं, दुनिया भर की सूचनाएं हो सकती हैं। गुलाब की पंखुड़ी किस काम आएगी? वो गुलाब की पंखुड़ी है जिससे गुलकंद बनता है, पान में डलता है, या यह वो गुलाब की पंखुड़ी है जिससे मिठाइयाँ बनती हैं। आप समझ रहे हैं? यह मन इतने तरीके से रंग भरता है कि हम उस फूल को तो देख ही नहीं पाते। अब हम उस गुलाब के फूल को, अब उस फूल को, जिस फूल को हम देखना चाह रहे थे, अब हम इस फूल को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह फूल तो प्रकृति द्वारा, प्रकृति जन्य है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है और प्रकृति ने उसमें रंग भरे हैं। प्रकृति ने उसमें इस तरह से गंध रखी हुई है, प्रकृति ने उसमें इस तरह से आकर्षण रखा हुआ है। देखते हैं ना आप, कहीं फूल खिलता है और कैसे तितलियों को पता चल जाता है, कैसे भौरों को पता चल जाता है, कैसे मधुमक्खियों को पता चल जाता है। इस कुदरत के करिश्मे को आप देख रहे हैं, लेकिन हम कभी सोच विचार नहीं कर पाते। इसलिए सोच विचार नहीं कर पाते। हम क्यों सोच विचार नहीं कर पाते? जबकि हम तो कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं। मैं जानता हूँ कि यह कैसा गुलाब है, मैं यह जानता हूँ कि इसमें से कैसी खुशबू आ रही है, मैं यह जानता हूँ कि यह गुलाब किस काम आएगा, इससे क्या बन सकता है। इससे गुलाब जल बनता है, इससे मिठाई बनती है, तो इससे गुलकंद बनता है, और इससे न जाने कितनी चीज़ें और बनती हैं। हम यह भी कहेंगे इससे परफ्यूम बनता है, इससे बॉडी ओडोर बनता है, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम क्या उस फूल को कभी देख पाए? नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दृष्टा भाव जगह ही नहीं है। हम देखते जरूर हैं, सूचनाएं लेते जरूर हैं, हम हर दृश्य को देखते हैं, हर वस्तु को देखते हैं, हर व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन हम सिर्फ सूचनाएं देते हैं और सूचनाएं लेते हैं, और हम कभी भी दृष्टा भाव से नहीं देखते। इसीलिए तो दृष्टा भाव जब कहा जाता है, दृष्टा जो अर्थ रखता है हमारे धर्मशास्त्रों में, वो दृष्टा का अर्थ है कि आप वही हो गए। आप जिस वस्तु को देख रहे थे, आप वो वस्तु ही हो गए। आपकी चेतना पूरी की पूरी उस वस्तु में चली गई। आपने उतना गहरे से उस वस्तु को देखा है। उस वस्तु में आपने रंग नहीं भरे, उस वस्तु में आपके मन ने कोई व्यवधान नहीं किया। और लेकिन दुनिया में बिल्कुल उल्टा है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उसमें रंग भरते हैं, हम तुरंत उसका नाम रख देते हैं। अच्छा, इसका यह नाम है। जहाँ हमें नाम का पता नहीं होता वहाँ हम खोजने की कोशिश करते हैं। अब देखो माइंड का मैकेनिज्म देखो, जहाँ हमें नाम नहीं पता, अगर हम किसी जंगल में चले गए, हमें नहीं पता इस जंगल में, इस पेड़ में यह फल लगा हुआ है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने उस जंगल के फल को कभी अपने शहरी जीवन में नहीं देखा, कभी हमारे खाने में वो इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब हमारा मन कोरिलेट करता है चीज़ों को। अरे यह तो मौसमी की तरह दिख रहा है, अरे यह तो बेर की तरह दिख रहा है, अरे यह तो अखरोट की तरह दिख रहा है। मन ऐसे कोरिलेट करता है, उस वस्तु के चित्र से कोरिलेट करता है, कोरिलेट करके फिर एक अपनी सूचना देता है।
अब हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, अब हम उस फल को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमें उसका नाम पता नहीं था। हमें नहीं पता था कि वो अखरोट है, अखरोट जैसा। हमने उसको कह दिया अखरोट जैसा। हमें नहीं पता वो कौन सा फल है, वो जंगली फल है, लेकिन हमारा मन कहता है अखरोट जैसा। अब हम उस फल को नहीं देख पाएंगे। यह माइंड का मैकेनिज्म है, और यह हमारी यादाश्त है, इस यादाश्त का मैकेनिज्म है। यह हमारी सूचनाओं का मैकेनिज्म है, जो हम दुनिया भर की सूचनाएं हमने अपने अंदर मन में रखी हुई हैं, लेकिन हम दृष्टा से बिल्कुल ही अपरिचित रह जाते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों में जब दृष्टा कहा गया, दृष्टा का अर्थ है कि तुम अब उस परम चेतन सत्ता के बिल्कुल नजदीक आ चुके हो। अब तुम उस परम चेतन में लीन हो चुके हो, अब तुम शुद्ध हो चुके हो। सोचो, शुद्ध और अशुद्ध में क्या अंतर है? शुद्ध हम किसको कहते हैं? जिसमें कोई मिलावट ना हो। और अशुद्ध हम किसको कहते हैं? जिसमें कोई मिलावट हो। अगर आपने कोई फूल देखा, आपने फूल देखा, आप उसमें खो गए, आप वो फूल ही हो गए, और तब तो आप शुद्ध हैं, आप दृष्टा हैं। और अशुद्धि क्या होती है? जब आपने ये देखा ये तो गुलाब का फूल है, अच्छा ऐसा फूल तो मेरे घर में भी कभी हमने भी लगाया था उस गमले में, और फिर आपका मन ले जाएगा, आपको उस गमले में ले जाएगा, उस गमले की तस्वीर दिखाएगा, वो जो 20 साल पहले कभी आप जब कॉलेज में पढ़ते थे तब आप किसी नर्सरी से ऐसा फूल लाए थे, वो पूरी आपको पिक्चर दिखाएगा। अब वो पिक्चर में चले गए आप इतने बैकग्राउंड में चले गए हैं कि यहाँ जो दृश्य चल रहा है, ये दृश्य तो आपने देखा ही नहीं। और हम कहते हैं कि हमने देखा, क्योंकि यादाश्त में चला गया है, मेमोरी में आ गया है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति अब तुम्हें मिलेगा शाम को, तुम कहोगे अरे यार आज तो मैं उस गार्डन में गया था और वहाँ जो फूल खिला था, क्या आज तो बहुत मज़ा आ गया। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि तुमने वो फूल देखा ही नहीं। इसलिए जब हम दृष्टा कहते हैं ना, तो दृष्टा का अर्थ होता है कि अब हम उस कुदरत के कुदरती हो गए हैं, अब हम परम चेतन हो गए हैं, अब हम सुपर कॉन्शियस स्टेज में चले गए हैं। हमारी स्टेट सुपर कॉन्शियस की स्टेट हो गई है। कॉन्शियस होता है, एक सुपर कॉन्शियस होता है, एक ऐसी स्टेट जो बिल्कुल ही शुद्ध है, उसको हमने सुपर कॉन्शियस कहा। लेकिन हमारी जो स्थिति है, साधारण स्थिति है, उसमें हम अभी अनभिज्ञ हैं। इसीलिए तो हम अभी अपने से बहुत दूर हैं। हमें अपने, आपको पता है, हम अपने से आज तक नहीं मिल पाए, हम अपने को आज तक जान नहीं पाए। हम अपने को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस विपश्यना के माध्यम से हम अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो हम जब दृष्टा की तरह आनापान सती करते हैं, अपनी आती और अपनी जाती हुई सांस को दूर खड़े होकर दृष्टा की तरह देखते हैं। इसका यही तो अर्थ है कि मैं अब दृष्टा हो रहा हूँ, मैं अपने दृष्टा को जगा रहा हूँ, मैं अपनी उस परम चेतन अवस्था को जगा रहा हूँ जहाँ कोई विचार नहीं। सांस आई, ऑक्सीजन आई, या H2O आया, या क्या आया क्या नहीं आया, कितने नाम ऑक्सीजन के दिए हुए हैं, कौन सी हवा है, उसमें कितने एटम हैं, देख रहे हैं आप? हमें कुछ पता नहीं। हम तो दृष्टा भाव से अपनी सांस को, जो मैं ले भी नहीं रहा हूँ, जो अपने आप चल रही है, मुझे तो पता ही नहीं। अगर मैं लेने वाला होता मैं तो भूल चुका होता। क्यों? क्योंकि जब मैं पैसे गिनता हूँ तब मुझे होश आता है कि मैं क्या गिन रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, कहाँ पर बैठा हूँ, क्या चल रहा है आसपास में, मुझे कुछ पता नहीं होता, क्योंकि मैं पैसे गिन रहा हूँ, क्योंकि पैसे की मूल्यता है। या मैं खाना खा रहा हूँ, उस समय खाने की मूल्यता है, उस समय मुझे कुछ और। तो कहने का अर्थ यह है कि
दृष्टा भाव से जब हम अपनी आती जाती सांस को देखते हैं तो हम यह एक बहुत साधारण सबसे आसान प्रयास है हमारा, सबसे आसान तरीका है, क्योंकि सांस अपने आप चल रही है। यह फूल तो कल को मुरझा जाएगा, फिर आप फूल नहीं देख पाएंगे, फिर आपको फूल को खिलने का इंतजार करना होगा। लेकिन जो सांस आ रही है और सांस जा रही है, यह तो हमेशा है। आप इसको देखो न देखो, आप इसको समझो न समझो, आप इसको लो मत लो, आप इससे भिज्ञ रहो या आप इससे अनभिज्ञ रहो, यह तो जब तक जीवन है, जब तक यह सांस अंदर बाहर जा रही है, जब तक जीवन है तब तक यह आती जाती रहेगी। और यह सबसे आसान तरीका इसीलिए है क्योंकि इसको हम बहुत आसानी से कहीं भी कभी भी 24 घंटे इसको आसानी से देख सकते हैं, दृष्टा भाव से। जब मैं देख सकते हैं कहता हूँ तो दृष्टा भाव से। और दृष्टा का अर्थ है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। मुझे नहीं पता कि वो H2O है, मुझे नहीं पता कि वो ऑक्सीजन है, मुझे नहीं पता कि वो हवा है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे ज़िंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कितना पॉल्यूटेड है, कितना पॉल्यूशन आ रहा है इससे, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या मिला हुआ है, कितनी कॉन्टेमिनेटेड है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो एक दृष्टा की तरह खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कुछ हिला, कुछ अंदर गया, कुछ बाहर निकल रहा है, मेरी सांसों, मेरी नाक नासापुटों को छू रहा है, अंदर कहीं कोई मेरा शरीर का कोई हिस्सा, कोई अंग थोड़ा सा उठ रहा है। मुझे पता चल रहा है कि जब वो सांस अंदर जा रही है वहाँ एक पल के भी पल में एक विराम आता है, फिर बाहर निकल जाता है और फिर उसके बाद फिर एक सांस अंदर को आती है, अंदर को जाती है तो थोड़ा सा ठंडा लगता है, बाहर को आती है थोड़ा सा गर्म लगता है नासापुटों में। मैं ये सब महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या ठंडा है, क्या गर्म है, क्या नहीं है, क्या नहीं वो है। मैं तो सिर्फ दूर खड़े होकर जैसे किसी दृश्य को देख रहा हूँ, मैं वहाँ वही दृश्य हो गया हूँ। इसको हम कहते हैं दृष्टा भाव, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करता है तो इसी तरह से करता है। हम कहते हैं ना साधारण भाषा में ऑब्जर्वेशन, कि आज ऑब्जर्वर आ रहा है, आज हमें अपने जो भी हम कृत्य कर रहे हैं उसमें हमें आज बहुत ही डिसिप्लिन होके, बहुत ही नीट एंड क्लीन होके, और जिस तरह से उसमें परफेक्शन होनी चाहिए, जिस स्टैंडर्ड का वो होना चाहिए, जो भी काम हमें मिला है आज वो उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज एक ऑब्जर्वर आ रहा है। कहते हैं ना हम, जो लोग टीचर्स की ट्रेनिंग जहाँ होती है या जहाँ साइंटिस्ट की ट्रेनिंग होती है या जहाँ जो भी ट्रेनिंग होती है, वहाँ ऑब्जर्वर दूर खड़े होकर, किसी दिन ऐसा होता है जब ऑब्जर्वर देख रहा होता है कि हम क्लास में कैसे पढ़ा रहे हैं। वो कुछ नहीं, उसे नहीं पता कि तुम कौन हो कौन नहीं हो, उसे नहीं पता कि तुम किस चीज़ के टीचर हो। चलो तो उसे पता है कि किस चीज़ के टीचर, लेकिन वो उसे नहीं पता कि अब तुम क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो। वह तो ऑब्जर्व कर रहा है और वह उस हर गतिविधि को ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ, किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। और समझ रहे हैं आप, टीचर सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैथ का टीचर पढ़ा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि मैथ का टीचर पढ़ा रहा है और उसने जो है वो कैलकुलस स्टार्ट करी है, फैक्टर स्टार्ट किए हैं, तो वो किस तरह से बता रहा है, किस तरह से समझा रहा है, मैं उसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। ऑब्जर्वर अपना दिमाग नहीं लगाता, ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्व करता है। क्या ऑब्जर्व करता है? वह यह ऑब्जर्व कर रहा है कि टोन कहाँ से निकल के आ रही है, वह यह ऑब्जर्व कर रहा है कि बीच में पिच कितनी है, वह यह ऑब्जर्व कर रहा है कि जो कहा जा रहा है वो दूसरे तक पहुँच भी रहा है, वह यह ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बात कही जा रही है वो दूसरे के समझ में भी आ रही होगी, क्योंकि सबके समझ में आनी चाहिए ना। अगर 50 स्टूडेंट हैं और टीचर पढ़ा रहा है तो 50 के समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के समझ में आए, 10 के समझ में आए, 30 के समझ में आए। जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है टोन कैसी है, वो ऑब्जर्वर यह देख रहा है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो ऑब्जर्वर यह देख रहा है कि यह बात समझ में आ रही है, और वह ऑब्जर्वर यह देख रहा है कि यह किस स्टैंडर्ड पर कही जा रही है, क्या इसको
सब समझ सकते हैं या इसको कुछ कुछ ही लोग समझ सकते हैं? क्या इसको सभी लोग समझ सकते हैं? वो ऑब्जर्वर यह ऑब्जर्व कर रहा है कि इस क्लासरूम में हवा कितनी है। वह ऑब्जर्वर यह ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ शोरगुल कितना है, आवाज़ कितनी है। वो ऑब्जर्वर यह ऑब्जर्व कर रहा है कि जिस बात को कहा जा रहा है उसको जो सुनने वाला है वह कितना अटेंटिव है। वो ऑब्जर्वर यह ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसमें कितनी अटेंशन है और कितनी डाइवर्जन है। इस तरह से न जाने कितने प्रश्न हो सकते हैं एक ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करते समय, लेकिन वह ऑब्जर्वर यह सब सिर्फ ऐसे देख रहा है जैसे वह कृत्य कर रहा है, जैसे वह खुद है वहाँ, जैसे वह उसका हिस्सा है, जबकि वह हिस्सा नहीं है। टीचर वहाँ पढ़ा रहा है, वो यहाँ दूर खड़ा है, लेकिन वह उसका हिस्सा है। वह एक स्टूडेंट की तरह भी है, वह एक ऐसे भी है जैसे एक शोरगुल को पसंद नहीं करने वाला व्यक्ति, वह ऐसा भी है जो शोरगुल को पसंद करने वाला व्यक्ति, वह ऐसे भी है जो यह देख रहा है कि उसकी कान में वह आवाज़ जा रही है नहीं, वो ऐसा भी है कि जो यह देख रहा है कि कान में आवाज़ बहुत ज़्यादा लग रही है, वो ऐसा भी है कि उसको यह सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, वह ऐसा भी है कि उसको यह सब्जेक्ट सारा समझ में आ रहा है। वह तो ऑब्जर्वर है, वह कुछ नहीं है और वह सब कुछ है। इसीलिए जो दृष्टा है ना, इस दृष्टा को हमने आध्यात्म का मूल कहा। जब आध्यात्म का मूल कहते हैं ना, आध्यात्म का मूल जो होता है वही कॉन्शियसनेस होती है। आध्यात्म का मूल का अर्थ है कि तुम वही हो जो तुम देख रहे हो, तुम वही हो जो तुम होना चाहते हो, तुम वही हो जो यह सब कुछ है। इसको हम दृष्टा कहते हैं, लेकिन साधारण बोलचाल में हम इसको समझ नहीं पाते। हम दृष्टा कह देते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सभी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन आज तक हम इसको महसूस नहीं कर पाए। और हम क्यों इसको महसूस नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। बगैर प्रैक्टिस के होगा नहीं। और यह प्रैक्टिस तो अब आप समझ रहे हो यह प्रैक्टिस कितनी कठिन है। अब आप समझ रहे हो कि इस प्रैक्टिस का क्या मतलब है। इस प्रैक्टिस का मतलब है, ऑब्जर्वर का मतलब है, जब ऑब्जर्वर पूरा खिल जाएगा एक फूल की भांति, जब पूरा खिल जाएगा, जब पूरा पक जाएगा एक फल की भांति, तब क्या होगा? तब वो ऑब्जर्व्ड हो जाएगा। वो ऑब्जर्वर उसी में वह दृष्टा दृश्य बन जाएगा। यह इसका अल्टीमेट एंड है। जब मैंने फूल देखा और मैं फूल ही हो गया। और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि यह जीवन में हमारे कभी ये घटनाएं नहीं घटती। कभी आपने देखा कि आप सुबह सुबह उठे हैं, बिल्कुल शांत हैं, मन बिल्कुल स्थिर है, शरीर बिल्कुल शांत है, शरीर बिल्कुल ही अभी बहुत नूतन है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत स्वच्छ है, और आप किसी दृश्य को देख रहे हैं। आप अपनी बालकनी में बैठे हुए हैं और दूर आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है, और थोड़ी देर में ऐसा होता है कि आप दृश्य जो देख रहे थे उस दृश्य को देखते देखते आप ऐसे हो गए कि आंखों के आगे क्या आया क्या नहीं आया आपको पता ही नहीं चलता। एक प्रकाश की किरण पहुंच जाती है। कभी अगर महसूस हुआ होगा आपको तो आप इसको समझ पाएंगे। अगर महसूस नहीं हुआ होगा फिर तो अभी यह सिर्फ कल्पनाएं होंगी, और हम कल्पनाओं में जीते हैं। और जब हम किसी दृश्य को देखने जाते हैं, हम किसी गार्डन में जाते हैं जहाँ रोज़ ही रोज़ हैं, गुलाब ही गुलाब हैं, गुलाबों की वाटिका है, और वहाँ हम जाएंगे, एक गुलाब देखेंगे लाल है, एक गुलाब देखेंगे पीला है, एक देखेंगे सफ़ेद है, एक देखेंगे कि वो पिंक है। हम दुनिया भर के गुलाबों को देखेंगे और फिर हम देखेंगे क्या हमारी पसंद का है, क्या हमारे नहीं पसंद का है।
फिर हम देखेंगे कौन कितना खिला हुआ है, फिर हम देखेंगे कि कौन हमें पसंद है, किसकी फ़ोटो लेनी चाहिए। और आजकल तो वक्त ऐसा है कि हम मोबाइल निकाल के फ़ोटो खींचने लगते हैं, हम देख ही नहीं पाते दृष्टा की तरह। और हमारा जीवन ऐसे ही चलता है, सभी पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। और हम घर आके कहते हैं कि आज हमने खूब मज़ा किया, हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम अभी समझ ही नहीं पाए। और जिस दिन, इसीलिए इस प्रैक्टिस जो आनापानसती है, विपस्सना है, इस प्रैक्टिस को जो करता है ना, वो बुद्धि ही हो जाता है। तभी तो बुद्ध ने अपनी प्रैक्टिस ही तो बताई है, जो उन्होंने करी, जिसको करके वो बुद्ध हो गए, उसी प्रैक्टिस को उन्होंने हमें बताया है। इसलिए आनापानसती का अभ्यास इतना जरूरी है, इतना अटमोस्ट अर्जेंट है, अटमोस्ट नेसेसरी है, क्योंकि जब हम इस अभ्यास को करेंगे धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी, क्योंकि स्थिरता में ही हम चीज़ों को देख पाएंगे। इसीलिए स्थिरता भी हो जब तक नहीं होगी तब तक तो हम अपने मन को देख ही नहीं सकते। आप सोचो, मन कितना भागता है, पानी की तरह भागता है, पानी की तरह चलता है, हवा की तरह चलता है। तो हम इसको, आप सोचते हैं कि कभी हम इसको इसके विचारों को पकड़ पाएंगे? सबसे आसान तरीका है आनापानसती। हम कभी इस पर शायद विचार न कर पाए हों अब तक। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिस चीज़ पे हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो वह चीज़ तो अपने आप चल रही है। अगर आप पानी पर आनापानसती करने जाएं, अब पानी आपको कहाँ मिलेगा सोचो। अगर आप फूल पर आनापानसती करने जाएं, उसको दृष्टा की तरह देखें, कहाँ फूल मिलेंगे आपको। अगर आप अपने शरीर के अंगों को आनापानसती करेंगे तो यह शरीर के अंग किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, बदलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता किस तरह से। अगर आप तेज चाल में चल रहे हैं, अब क्या पता चलेगा आपको शरीर में क्या मूवमेंट चल रही है, कितना हाथ हिल रहा है, कितना पाँव हिल रहा है, ये कहाँ दिखेगा। सबसे बेहतर तरीका ही यही है कि सांस। क्यों? क्योंकि सांस आप ले नहीं रहे हो, आप चल नहीं रहे हो, आप कहीं दौड़ नहीं रहे हो, आप इसके लिए कोई इंतजाम नहीं कर रहे हो, आपने कोई इसके लिए मशीन नहीं लगाई हुई है, आपने कुछ नहीं करना, अपने आप चल रही है। आप जैसे ही रुकेंगे, जैसे ही थोड़ा सा देखेंगे, अपनी तरफ जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ सांस चल रही है। इससे आसान कोई तरीका ही नहीं। और यही एक तरीका है अपने को रोकने का। और जैसे ही हम रुकने लगेंगे वैसे ही दृष्टा का जन्म होगा। अभी दृष्टा का जन्म नहीं है। अभी हम कह तो रहे हैं कि हम आनापानसती करते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं दृष्टा की तरह आती जाती सांस को देखने का। तभी तो इतनी मुश्किल है कि हम देखने की कोशिश करते हैं, तब तक तो कोई विचार बीच में आ जाता है, तब तक तो पता ही नहीं चलता कि सांस ले भी ली हमने, सांस आई भी थी और चली भी गई, पता ही नहीं चला, कहीं और चला गया दिमाग। तब तक हम कुछ और, कहीं और झंझट में उलझ गए, तब तक कुछ और ख्याल आ गया, तब तक कुछ और। कई बार ऐसा होता है कि कुछ देखने लगे, आंख बंद करके ही देखने लगे, आंख खोलकर ही देखने लगे, तभी तो मुश्किल है। क्योंकि अभी हम पानी की तरह चल रहे हैं, अभी हम हवा की तरह चल रहे हैं। लेकिन जब दृष्टा जागृत होगा, धीरे धीरे जागृत होगा, बहुत स्लो जागृत होगा। क्योंकि सोचो, जब कोई चीज़ हवा से भी तेज चल रही हो, उसको अचानक रोकेंगे, क्या रुकेगी? तो धीरे धीरे जब उसका पेस कम होगा, जब उसकी रफ्तार कम होगी, तो बहुत धीरे 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 हमें पता चलने लगेगा कि अब हमारे अंदर दृष्टा। अब मैं नैनो सेकंड के लिए ही रुकना होता है शुरू में। ऐसा मत समझ लेना कि एकदम से सारी सांस पता चल, अभी तो सांस का पता ही नहीं चल रहा है, अभी तो बहुत मोटी सांस का पता चल रहा है। जो आनापानसती है ना, जब इसको हम बहुत गहरे में इसमें उतरेंगे, तब हमें पता चलेगा कि सांस जब जा रही है तो क्या हो रहा है, और जब सांस आ रही है तो क्या हो रहा है। एक एक मूवमेंट का बॉडी में पता चलेगा। अभी तो ना के बराबर पता चलता है। अभी तो पता ही नहीं चलता कि जब सांस अंदर जा रही है तो कितना ठंडक हमारी बॉडी में पहुंच रही है, हमें पता ही नहीं चलता अभी तो। और जब बाहर निकल रही है तब भी हमें पता नहीं चलता। बहुत बार तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि गर्म निकली या ठंडी निकली, हमें एहसास ही नहीं है गर्म ठंडे का। तो अंदर क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ वो सांस घूम रही है, किस प्रकार से उससे दिल चल रहा है, जुड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं हमें।
तो दृष्टा को जगाना होगा, और दृष्टा को जगाने के लिए आनापान करना होगा। 2400 घंटे आनापान करना होगा। जब भी मौका मिलता है तुरंत अपने में आ जाए, और जब कुछ काम भी कर रहे हो पूरी तरीके से उस काम में खो जाएं। वहां भी दृष्टा को जागृत करने की कोशिश करें। लेकिन काम करते समय किया जा सकता है, लेकिन काम तो हमेशा नहीं करते। काम फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। कई बार झंझटें कुछ और होंगी, कई लोग साथ में होंगे, कई बार मल्टीटास्क चल रहा होता है। और मल्टीटास्क इस दुनिया का सबसे इस दुनिया को बिगाड़ने में अगर किसी का हाथ है, इस मन को पूरी तरह से विकसित करने में अगर किसी का हाथ है, तो वो मल्टीटास्किंग का है। लेकिन मल्टीटास्किंग बचपन से कराई जाती है। आजकल हमारा जीवन, हम जहाँ ट्रैप हो गए हैं ना, अब हमें पता चलेगा। जब हम करेंगे प्रैक्टिस तब हमें पता चलेगा, जिसको बुद्ध ने कहा है कि तुम्हें पता नहीं कि जो भवलोक है ये कितना बड़ा दलदल है, और यहाँ से निकलना कितना आसान नहीं है। इसको दलदल कहा क्यों? हमें नहीं लगता दलदल अभी ये दलदल लग रहा होता तो आप सोचो, क्या हम दौड़ते इस तरह से तृष्णाओं के पीछे? हमें दलदल नहीं लग रहा है, लेकिन बुद्ध दलदल कहते हैं। इसीलिए दलदल कहते हैं। पैदा होते ही बच्चे को मल्टीटास्किंग सिखाई जा रही है। पैदा होते ही बच्चा मोबाइल में अपनी आंखों को किस तरह से चला रहा है, यह मन किस तरह से दौड़ेगा आने वाले दिनों में, कितना बड़ा दुर्भाग्य घटित हो रहा है। बुद्ध समझ रहे हैं, और बुद्ध 2600 साल पहले समझ रहे थे। आज तो यानी क्या स्थिति है सोचो। आज बुद्ध होंगे तो आप क्या सोचते हैं कि वो 2600 साल वाली देशना आपको देंगे? आज तो वो मोबाइल पर ही बात करेंगे। यह मत समझ लेना कि बुद्ध आज होंगे तो आपको वही रथ और रथ के पहिए वाली बात बताएंगे। आज तो जेट की बात करेंगे। आज तो मोबाइल की बात करेंगे। आज तो लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। आज तो तुम्हें पूरी तरह से हाईटेक की बात करेंगे। यह बात सोच के समझ के थोड़ा आश्चर्य होता होगा कि बुद्ध जैसा आदमी जिसने कभी इतनी टेक्नोलॉजी पढ़ी नहीं होगी कैसे हाईटेक बात करेगा। और बुद्ध ने तो उस समय 2600 साल पहले जो कहा, क्योंकि बुद्ध तो अल्टीमेट से बात करते हैं ना, दृष्टा से बात करते हैं। दृष्टा, और दृष्टा का मतलब होता है अल्टीमेट। तो आज हमने बहुत अच्छे से दृष्टा को समझा है, दृष्टा का अर्थ समझा है, क्योंकि आनापान में बार बार दृष्टा आता है। और भी धार्मिक ग्रंथों में जब भी हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, दृष्टा, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण की बात आती है। इसलिए मुझे इस बात को समझाने में अच्छा लगा कि यह बात समझनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को मैंने आज बनाया है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।